अष्टांग योग साधना का हमारा विषय आज का चल रहा है। उससे पहले 2 अंगों की हम बात कर चुके हैं। 8 अंगों में से यम और नियम की बात हम कर चुके हैं। अब हमारा अगला नियम, जो तीसरा जो नियम है, वो है आसन। आसन किसको कहते हैं या आसन से हम क्या सीखते हैं? तो दोस्तों, ऋषि पतंजलि कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक जिस भी किसी पोस्चर में, जिस भी किसी मुद्रा में बैठा जाए लंबे समय तक, उसको हम आसन की संज्ञा देते हैं, उसको हम आसन की जो है व्याख्या कहते हैं। और यही आसन की डेफिनेशन है। अब जैसे हम सुखासन यानी कि सामान्य रूप से आलती पालती लगा करके जो बैठते हैं, या बहुत सारे लोग पद्मासन लगा करके बैठते हैं, या बहुत सारे लोग दोनों पैरों को फोल्ड करके वज्रासन की स्थिति में काफी देर तक बैठ जाते हैं, तो ये सब आसन कहलाते हैं। और आसन बहुत सारे हो सकते हैं, इनमें से कोई भी आसन हो सकता है। पद्मासन हो गया, सिद्धासन हो गया, सुखासन हो गया, वज्रासन हो गया, या और भी अन्य जो भी ध्यानात्मक जो इस तरह के आसन हैं, जिनमें आप आराम से बैठ सकते हैं। और आसन से फायदा क्या है? आसन को करने से शरीर के अंदर जो है स्थिरता आती है, स्थिरता, स्टेबिलिटी आती है, और वो मन से और शरीर से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, वो दोनों ही तरह से जो है हमें फायदा पहुंचाता है, हर तरह से। तो जरूर से जरूर आप सभी लोग आसनों का अभ्यास जरूर करें, और वो चाहे कोई भी आसन हो, लेकिन हर दिन का एक नियम, इससे पहले हमने बात की थी ना नियम की, तो नियम बना करके कि भाई 10 मिनट हमें आसनों का अभ्यास करना ही करना है, वो चाहे कोई भी आसन हो। कोई भी 3-4 आसन आप अपने बना लीजिए, अपने जो है योग शास्त्रों में से आप उठा लीजिएगा, उनका अभ्यास प्रतिदिन जरूर करें। अब हमारा जो चौथा अंग है वो है प्राणायाम। इससे पहले था आसन, प्राणायाम, तो हम चौथे अंग पर आ गए हैं, प्राणायाम पर। प्राणायाम किसको कहेंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राण प्लस आयाम। प्राण यानी कि श्वास, आयाम यानी कि ठहराव, श्वास का ठहराव। अब ऋषि पतंजलि जी ने इसकी व्याख्या कैसी की है? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम, यानी कि अर्थात श्वास को लेने और जो छोड़ने की जो प्रक्रिया है, जो गति है उसकी, उस गति को अपने अनुसार चलाना, उस श्वास की प्रक्रिया को अपने अनुसार बना देना, वो ही प्राणायाम कहलाता है। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो सामान्य तौर पर इनहेल हम कर रहे हैं, हम एक्सहेल कर रहे हैं। जैसे ये जो गति है इसको अपने अनुसार करना, जैसे ज्यादा देर तक बाहर होल्ड करना, उसको बाहर रोक देना, या ज्यादा देर तक अंदर रोक देना, इस तरह से उस प्रक्रिया को अपने अनुसार चलाना, इसको हम प्राणायाम कहेंगे। इसका एक सूत्र के माध्यम से मैंने बताया है, तस्मिन् सति, उस वो जो गति है, श्वास प्रश्वास, श्वास के लेने की और छोड़ने की जो गति है, विच्छेद प्राणायाम है, उसको अलग अलग कर देना, उसका विच्छेद कर देना, वो प्राणायाम कहलाता है। अब प्राणायाम के प्रकार बहुत सारे हैं ऐसे तो, लेकिन ऋषि पतंजलि जी ने 4 प्राणायामों का वर्णन किया है योग शास्त्र में। वो 4 प्राणायाम कौन से हैं? क्योंकि यहाँ हम अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, तो अष्टांग योग के अंतर्गत जो प्राणायाम है हम उन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहले बाह्य वृत्ति, आभ्यांतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, बाह्याभ्यांतर विषयाक्षेपी, ये 4 प्राणायामों का वर्णन ऋषि पतंजलि ने किया है। अब इनकी विधि क्या है, इनको कैसे हमें करना चाहिए, वो देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बाह्य वृत्ति प्राणायाम। सुखासन में बैठिएगा, चेयर पर बैठ सकते हैं, नीचे नहीं बैठ सकते चेयर पे बैठिएगा, अपने बिस्तर पर बैठ सकते हैं, बिस्तर पर बैठे रहिएगा, लेकिन सीधे बैठिए, कमर को बिल्कुल सीधा कीजिए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। दोनों हाथों से इस तरह से ज्ञान मुद्रा बनाएं और घुटनों के ऊपर इस तरह से रख लें। ऐसे नहीं रखना है, उसमें फिर जो है स्थिरता नहीं आएगी, उसमें वो फिर बार बार हाथों को जो है परेशानी रहेगी। तो आराम से इस तरह से सुखपूर्वक आराम से बैठिएगा। हम बात कर रहे हैं पहले बाह्य वृत्ति प्राणायाम। बाह्य वृत्ति प्राणायाम की विधि में बता रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले श्वास को अंदर भरना है, जितना भर सकते हैं।
श्वास को भरा, अब उसको निकालना है। दोनों हाथों घुटनों के ऊपर रखिए और आगे झुकते हुए उसको एक्सेल कर दीजिएगा। स्टॉप। श्वास को बाहर निकाल करके रोक दीजिएगा और सीधे बैठिएगा, ध्यान मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में। और यथाशक्ति जितनी देर तक श्वास को रोक सकते हैं उतनी देर तक श्वास को रोकिएगा, चाहे वो 10 सेकंड रोक पाए, 20 सेकंड रोक पाए, 30 रोक के रखिएगा ऐसे। रिलैक्स। जब आपको ऐसा लगे कि भाई अब हम नहीं रोक सकते, इससे ज़्यादा समय तक हम श्वास को नहीं रोक सकते, तो श्वास को जो है धीरे से शनई इनहेल कीजिए, ब्रेथ को नॉर्मल कीजिए, श्वास को सामान्य कीजिए। लेकिन जब हमें श्वास को लेने की इच्छा करती है तो ये नहीं करना है, ऐसे जर्क नहीं देना है, शनई उसको लेना है और श्वास को सामान्य करना है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं, बाह्य वृत्ति प्राणायाम को। इनहेल, एक्सेल, रोक दीजिए श्वास को, स्टॉप। कमर गर्दन सीधी बैठिए, सीधी कीजिएगा, सीधे बैठिएगा। यथाशक्ति जितनी देर तक रोक सकते हैं रोकिएगा। अब जब ऐसा लगे अब नहीं रोक पा रहे तो इस तरह से स्नई लेना है। रिलैक्स। इस तरह से ये हो गया हमारा बाह्य वृत्ति प्राणायाम। अब दूसरा हमारा प्राणायाम है अभ्यांतर वृत्ति प्राणायाम। दोस्तों देखो, शब्दों से ही हमें लग रहा है, उसकी जो तकनीक है, उसकी जो टेक्निक है, उसका जो तरीका है करने का, वो शब्दों से ही पता लग रहा है। बाह्य वृत्ति यानी कि बाहर, जिसमें श्वास को बाहर छोड़ करके रोका जाए वो हो गया बाह्य वृत्ति, जिसमें श्वास को अंदर लेकर के रोका जाए वो हो गया अभ्यांतर वृत्ति। तो ऐसे इनहेल और होल्ड, धीरे धीरे से एक्सेल, रिलैक्स। अभ्यांतर वृत्ति में दोस्तों हमेशा एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, बाह्य वृत्ति में जितनी देर तक आप श्वास को रोकते हैं, अभ्यांतर वृत्ति में उससे ज्यादा देर तक नहीं रोकना है। सपोज करो बाह्य वृत्ति प्राणायाम में आपने 20 सेकंड तक श्वास को रोका, तो अभ्यांतर वृत्ति जो प्राणायाम है इसमें हमें 20 से ज्यादा नहीं रोकना है। हालांकि 20 से ज्यादा हम रोक सकते हैं अंदर, लेकिन हमें वो रोकना नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दोनों प्राणायाम एक दूसरे के पूरक हैं और इनका जो सही जो फायदा है वो हमें तभी मिलेगा जब हम इसको टेक्निक से करें, तरीके से करें। और तरीका ये कहता है कि बाह्य वृत्ति में हमें ज्यादा अभ्यास करना चाहिए, अभ्यंतर वृत्ति में उतना या उससे कम रखना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना है। हालांकि अभ्यंतर वृत्ति में हम ज्यादा देर तक रोक पाएंगे, लेकिन हमें ज्यादा जो प्रेशर, जो फोकस लगाना है वो लगाना है बाह्य वृत्ति प्राणायाम पर। ठीक है, तो बाह्य वृत्ति प्राणायाम हमने बताया है। अब हमने अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम बताया है। अभ्यंतर वृत्ति में श्वास को लेना है, कमर गर्दन सीधी कीजिएगा, चेस्ट के अंदर श्वास को भर लीजिएगा और रोकिएगा श्वास को यथाशक्ति। लगभग बाह्य प्राणायाम के जितनी देर तक उसको रोका है उतना ही हमें उसको रोकना है, उससे ज्यादा हमें नहीं रोकना है। उसके बाद शनैः उसको एक्सेल कर देना है, रिलैक्स। ये हो गया हमारा अभ्यंतर वृत्ति, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति। अब हमारा आता है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम की तकनीक क्या है? वो ये है कि जिस अवस्था में हम बैठे हैं उस अवस्था में ही श्वास को ऐसे के ऐसे रोक देना। ना हमें एक्सेल करके रोकना, बाहर निकाल के रोकना, ना हमें इनहेल करके रोकना, यानी कि अंदर लेकर के नहीं रोकना। जिस अवस्था में श्वास है उसको उसी अवस्था में रोक देना, बस। मैं ऐसे बैठा हूं, स्टॉप, रोक दिया मैंने श्वास। अब ना मैं अंदर ले रहा हूं ना मैं बाहर ले रहा हूं। इस तरह से अभ्यास करना, इसको कहते हैं हम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। अब हमारा अंतिम जो प्राणायाम है वो है बाह्याभ्यांतर विषयाक्षेपी। इसको कैसे करना है? इसमें दोस्तों हमें यह करना है, सबसे पहले श्वास को बाहर निकालना है, रोक देना है। लेकिन फिर क्या होगा? जब ऐसा लगे कि भाई अब श्वास को हम बाहर नहीं रोक पा रहे,
अब लेने की इच्छा है अंदर, लेकिन हमें लेना नहीं है, उसको और ज्यादा बाहर निकालना है जर्क के साथ। जैसे एग्जांपल देखिए, स्टॉप, मैंने रोक दिया श्वास बाहर। अब मेरी अंदर लेने की इच्छा कर रही है, अब मेरे से नहीं रुका जा रहा, श्वास में ज्यादा देर नहीं रोक सकता, लेकिन फिर उसके जो है विपरीत क्रिया करनी है, श्वास को और बाहर निकालना है जर्क के साथ। फिर रोक दो, फिर लेने की इच्छा है, फिर बाहर निकालो, रोक दो। अब यहीं से श्वास को धीरे धीरे अंदर लीजिएगा, 3-4 बार इस तरह से करके यहीं से श्वास को अंदर लीजिएगा। अब अंदर रोक लीजिएगा, लेकिन अब मेरी इच्छा कर रही है कि अब मैं बाहर निकाल दूं उसको, क्योंकि अंदर नहीं रोका जा रहा, लेकिन फिर इसके विपरीत कार्य करना है, विपरीत क्रिया करनी है, क्या, अंदर और लेने की कोशिश करनी है। फिर इच्छा कर रही बाहर निकालूं, लेकिन और अंदर लेना है। अब धीरे धीरे श्वास को रिलीज कर दीजिए, निकाल दीजिएगा। ये हो गया दोस्तों बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी, यानी कि श्वास को जिस दिशा में हमने रोका है उसके अनुरूप ही हमें उसको और ज्यादा बाहर निकालना है, उसके विपरीत क्रिया करनी है, लेना नहीं है बल्कि उसको और ज्यादा बाहर निकालना है। फिर उसी में धीरे धीरे से अंदर लीजिएगा, फिर अंदर रोकिएगा, लेकिन जब ऐसी इच्छा करती है अब हमें श्वास को छोड़ना है, लेकिन छोड़ना नहीं है, फिर उसके विपरीत कार्य क्या करना है, श्वास को और ज्यादा अंदर लेना है, अंदर लेना है। इस तरह से ये एक चक्कर होता है। तो इस प्राणायाम को 4 से 5 बार इस चक्कर को आप लोग रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं इस प्राणायाम को। तो दोस्तों आज हमने बात की 4 प्राणायाम की, बाह्य वृत्ति प्राणायाम, अभ्यांतर वृत्ति प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, बाह्य अभ्यांतर विषयाक्षेपी। ये 4 प्राणायामों का आज हमने वर्णन किया, इसकी व्याख्या की और इसकी टेक्निक भी मैंने बताई। और प्राणायाम का फायदा क्या होता है, जैसे योगासन का मैंने फायदा बताया, योगासन से क्या स्थिरता आती है शरीर के अंदर, प्राणायाम से क्या आती है, लघुता, शून्यता, लघुता आती है, उससे हल्कापन आता है। प्राणायाम से क्या आता है, शरीर जो है हमारा हल्का होता है। और दोस्तों आजकल तो वैसा ही जो है एक योग का एक दौर चल पड़ा है, बहुत जो है सभी के लिए बहुत अच्छी बात है ये। तो आसन और प्राणायाम को जरूर अपने जो है जीवन में आप धारण करें, 10-10 मिनट इनको जरूर से जरूर दें, और उसके बाद आप देखें आपको कितना ज़्यादा फायदा होता है। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ ये 4 प्राणायाम तो जो है योग साधना के अंतर्गत आने वाले बताए हैं। इसके अलावा भी लगभग 8 प्राणायाम होते हैं, जिसमें अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, भस्त्रिका है, और आपका चंद्रभेदी है, शीतकारी है, शीतली है, प्लाविनी प्राणायाम है। तो बहुत सारे प्राणायाम हैं। ये बहुत सारे प्राणायाम, बहुत सारे जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं हमारी, उनको बहुत सारे तरीके से ठीक करता है। एक छोटा सा मैं यहाँ एक एग्जांपल दूं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें, प्राणायाम में हाई ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर में हमें क्या करना चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर में हमें चंद्रभेदी प्राणायाम करना चाहिए। चंद्रभेदी कैसे करना चाहिए, जो हमारा जो लेफ्ट स्वर है ये चंद्र स्वर कहलाता है, राइट जो स्वर है ये सूर्य स्वर कहलाता है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी कूलिंग का प्रतीक है और सूर्य नाड़ी हीटिंग का प्रतीक है। चंद्र नाड़ी बॉडी के अंदर जो है ठंडक लेके आता है, सूर्य जो नाड़ी है वो बॉडी के अंदर जो है गर्मी लेके आती है, गर्मी उत्पन्न करती है। तो दोस्तों जब हाई ब्लड प्रेशर की बात होती है तो हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रिल से, राइट को बंद करो, लेफ्ट से इनहेल करो, लेफ्ट से एक्सहेल करो, ऐसे। इस तरह से। और आप देखिएगा, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, आप देखिएगा अगर आप डेली 10-10 मिनट इसको करते हैं, आपका बीपी जो हाई ब्लड प्रेशर वो कैसे चुटकियों में जो है डाउन करता है, नीचे आता है। लेकिन इसमें प्राणायाम को लेने और छोड़ने का एक रेशो होता है। रेशो क्या है, 1 और 2 का रेशो है। 5 सेकंड श्वास को अंदर लेने में लगाओ, 10 सेकंड श्वास को बाहर निकालने में लगाओ। अब अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसको क्या किया जाए, उस व्यक्ति से सूर्यभेदी प्राणायाम कराया जाए। वो कैसे होगा, लेफ्ट को बंद किया, राइट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, ऐसे।
इस तरह से डेली 5-5, 10-10 मिनट इस तरह से हाई ब्लड प्रेशर वाले और लो ब्लड प्रेशर वाले जो हैं व्यक्ति इस प्राणायाम को जरूर करें। और आज हमारा जो विषय था वो था अष्टांग योग साधना। इसके अंतर्गत हमने क्या बात की है सेकेंड पार्ट में, आसन और प्राणायाम की। तो प्राणायाम करने से शरीर में लघुता आती है, शरीर जो है स्वस्थ होता है। तो अब हमारा जो अगला पार्ट है उसमें हम योग के बाकी के जो बचे 4 अंग हैं उनकी हम जो है बात करेंगे। तो इस पार्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब हमारा अगला पार्ट। नमस्ते।